नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भोपाल सेंट्रल जेल आईएसओ प्रमाणित है। आईएसओ सर्टिफिकेट उसको मिलता है जिसकी कुछ बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती हैं। जेल की वेबसाइट पर यह जानकारी फ्लैश करती है। सबसे ऊपर आईएसओ प्रमाणित जेल से 8 कैदी, वो भी जिन पर आतंक के मामले के मुकदमे चल रहे हों, वो भाग जाते हैं। भागने से पहले ये हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की नुकीली प्लेट्स और चम्मचों से हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। प्लेट और चम्मच से मारने पर मौत हो सकती है, लेकिन इतनी तेजी से तो नहीं हुई होगी जितनी तेजी से गोली और बंदूक से हो जाती है। इन 8 कैदियों ने रमाशंकर यादव को कहीं दबोचा। रमाशंकर के साथ एक गार्ड भी घायल हुआ है। जब 2 सिपाहियों पर हमला हो रहा होगा, तब क्या जेल में, वो भी आईएसओ प्रमाणित जेल में, किसी की नजर उन पर नहीं पड़ी होगी? चाकू, चम्मच और प्लेट से क्या इतना बड़ा हमला हो सकता है? रमाशंकर यादव यूपी के बलिया के राजापुर के हल्दी गांव के रहने वाले थे। 9 दिसंबर को ही उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। यादव जी के दोनों ही बेटे सेना में हैं। रमाशंकर यादव की हत्या के कारणों का पता लगना भी बहुत जरूरी है। ये सभी कैदी प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य थे। इनके खिलाफ अलग अलग राज्यों की अलग अलग अदालतों में बैंक लूट से बम धमाकों के आरोप में मामले चल रहे थे। एक वेबसाइट के अनुसार इनके वकील का भी बयान आया है कि कई मामलों में ट्रायल का काम पूरा भी हो गया था। आतंक के मामले में जिनकी तलाश केंद्र और राज्य की कई राज्यों की तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती हैं, वो इनकी तलाश कर रही थी। इस केस में जो 8 कैदी फरार हुए हैं, इनमें से 3 कैदी अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश की खांडवा जेल से भी भाग चुके थे। हैदराबाद से हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया कि खांडवा से भागे 7 कैदियों में से एक ने सरेंडर कर दिया। हम इन तस्वीरों के नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अलग अलग कहानियां हैं। एक ने सरेंडर कर दिया और एक गिरफ्तार हो गया। बाकी 5 आरोपी लंबे समय तक गायब रहे और इस दौरान भयंकर किस्म की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के इन पर आरोप लगे। अप्रैल 2015 में तेलंगाना पुलिस ने इन 5 फरार अपराधियों में से 2 को मार गिराया। तब तेलंगाना पुलिस ने मारे गए 2 लोगों को ग्रुप का लीडर बताया था। तेलंगाना के करीमनगर की एक बैंक डकैती के बाद वहां की सीसीटीवी में यह दिखे। करीमनगर की डकैती फरवरी 2014 में होती है। उसके 3 महीने बाद कथित रूप से मई 2014 में बेंगलुरु गुवाहाटी ट्रेन में धमाका होता है, जिसके ये आरोपी बनते हैं। 2 महीने बाद 10 जुलाई 2014 में पुणे के फारसखाना में बम धमाका होता है, वहां भी ये आरोपी बनाए जाते हैं। चेन्नई और हरियाणा में भी हुए बम धमाके में कथित रूप से इनका नाम आता है। फरवरी 2016 में तेलंगाना की पुलिस ने इन्हें उड़ीसा के राउरकेला से पकड़ा। जिस घर से पकड़ा वहां 4 लोग थे और इनके साथ एक बूढ़ी महिला भी थी। जाहिर है इनका रिकॉर्ड ऐसा था कि इन्हें भोपाल की सेंट्रल जेल की सामान्य बैरक में नहीं रखा गया होगा। आईजी भोपाल का कहना है कि इन सभी को अलग अलग बैरकों में रखा गया था जो अलग अलग सेक्टर में है। यानी दूरी होगी। सेक्टर का मतलब हम समझ सकते हैं, यहां से बैठे बैठे, वहां अंदर तो जाकर देखा नहीं है। 2 सेक्टर में 3-3 लोग थे और एक में 2 थे, माने एक साथ 8 लोग नहीं थे। यह स्पष्ट हो गया। एक सेल में 2, एक सेल में 3 और एक सेल में 3। अगर पुलिस की यह बात सही है कि 3 अलग अलग बैरकों के सेल में बंद ये आतंकवादी एक साथ एक समय दरवाजा तोड़कर कैसे बाहर आ गए, या ये चाबी से खोल कर आए? अलग अलग सेल के दरवाजे तोड़ते वक्त किसी ने नहीं देखा क्या रमाशंकर यादव के पास चाबी थी? अलग अलग जेलों में तैनात अधिकारियों ने नाम न बताए जाने की शर्त पर दूसरे जेलों में बताया कि चाबी प्रहरी के पास नहीं होनी चाहिए, जेलर के पास होती है, वो भी रात के वक्त। 3-3 बैरकों के सेल से बाहर आना, फिर बैरक से आना आसान नहीं है। एक बार आप सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलिए, फिर बैरक से निकलिए, तो 2-2 बार यह आसान नहीं हो सकता है। सेल और बैरक के ब्लॉक के बीच कैदियों को 2 दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। तब भी जेल के भीतर तैनात सुरक्षा कर्मियों को खबर नहीं हुई। ये हैरानी करती है ये बात। रमाशंकर यादव कहां तैनात थे, उनकी मुठभेड़ इन अपराधियों से किस जगह पर होती है, यह जांच का विषय है। अगर ये बैरक से निकलकर भी भागे तो 16 से 21 फीट ऊंची दीवार होती है सेंट्रल जेल की। क्या सिर्फ चादरों और कंबलों के सहारे वो दीवार फांदी जा सकती है? दूसरी तरफ कौन था जो इन चादरों को पकड़े हुए था? जब ये इनके सहारे दीवार फांद रहे थे, तब जेल की बाहरी दीवार के कोने पर बने वॉच टावर पर जरूर हथियारबंद गार्ड तैनात हो गए। वो क्या कर रहे थे? एक सवाल यह भी है कि सेंट्रल जेल की दीवार पर बिजली की तार लगी होती है। क्या उस वक्त बिजली की तार काम नहीं कर रही थी? यह सूचना इन आतंकी आरोपियों को कैसे थी कि यह बिजली की तार काम नहीं कर रही होगी, या इन्होंने तार काटी तो क्या कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं होगा जिससे इन्हें पता चला होगा? ये सब सवाल उठ रहे हैं।
तो एक तो इन पर आरोप हैं, वो अदालतों में चल रहे हैं, एक इनके जेल से भागने की घटना है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और एक सवाल इसलिए भी जरूरी है कि रमाशंकर यादव, जिनकी बेटी की शादी होने वाली है 9 दिसंबर को, उनकी हत्या की गई जेल के भीतर। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या बाकी सुरक्षा कर्मियों ने नहीं देखे? मध्य प्रदेश सरकार ने जेल अधीक्षक, डीआईजी जेल, एडीजी जेल को सस्पेंड कर दिया। पूर्व पुलिस प्रमुख को जांच में लगा दिया है। एनआईए भी इस मामले की जांच करने वाली है। ये सभी फरार कैदियों के मार दिए जाने की खबर को लेकर भी सवाल होने लगते हैं। अब 2 तरह के वीडियो आए हैं। पुलिस कह रही है कि इन वीडियो की सत्यता की जांच अभी वो करेगी। एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी बंदूक चला रहा है और हमने उसकी तस्वीर धुंधली कर दी है, क्योंकि आमतौर पर टीवी पर यह देखना ठीक नहीं है कि कोई बंदूक लगाकर जिंदा आदमी को गोली मार रहा है। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए जो इस एनकाउंटर से संबंधित है, फिर हम एक और वीडियो दिखाएंगे। तो आपने देखा कि कह रहे हैं कि जैसे ही एक गोली चलने के बाद पुलिसकर्मी इनकार भी कर देता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब गोली नहीं चलाएंगे। और इतना बड़ा चाकू उसके जींस से निकलता है। तो एक तरह से इन कपड़ों में ये कैदी कैसे भागे? क्या इतने गंभीर आतंकी आरोप के मामले के कैदी इस तरह से जेलों में रहते हैं, वो भी जो अंडर ट्रायल हों? और वो वीडियो रिकॉर्डिंग से इनकार करता है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग की अभी सत्यता पुलिस इसकी जांच करेगी। ये वीडियो एक तरह से संदिग्ध करता है कि जिस अपराधी को आप पकड़ सकते थे, जिसमें जान बची है, बाकी लोग मर गए हैं, उसे फिर गोली चलाकर, जब पूरा रिकॉर्डिंग करने का माहौल है, आप उसे गोली चलाकर क्यों मारते हैं? क्या पुलिस की दिलचस्पी इस बात में नहीं होगी कि पकड़ के जांच के इसके गिरोह को पकड़ा जाए? और एक दूसरा वीडियो भी है, उसकी आवाज को हम सुनाना चाहते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में हैं। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में हैं। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं। 3 आदमी वहां पीछे से खिसकने की फिराक में हैं। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। क्या ये 5 आदमी बातचीत के नाम पर कवर लेने का प्रयास कर रहे थे, जिनके पीछे 3 भाग रहे थे? तो ये 8 क्यों नहीं मिलकर भाग रहे थे? और बार बार वो हाथ भी हिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर गोली क्यों मारी गई? एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक वीडियो का ये एक हिस्सा है। जब तक पूरी तस्वीर नहीं आती, जब पूरा वीडियो होगा, अगर रिकॉर्डिंग हुई है सारी, तो कई तरह की परिस्थितियां और तस्वीरें उभरती हैं। तो इसकी गुंजाइश अपने नजरिए में बचा कर रखिएगा। लेकिन इस वीडियो से नहीं लगता कि ये 5 लोग पुलिस पर हमला करना चाहते हैं। सवाल अभी उठ ही रहे थे कि इन 2 मामलों ने वीडियो पूरे एनकाउंटर को यह संदिग्ध बनाता। अभी एक कहानी पर सवाल उठ रहा है कि जेल से ये कैसे भाग गए, वो भी सेंट्रल जेल से। अब ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। तो आतंक के आरोप इन पे जरूर हैं, पर साबित अभी नहीं हुए हैं। कई तरह के ट्रायल चल रहे हैं, जैसा कि इनके वकील ने सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू में कहा है एक साइट से। लेकिन उनके भागने का तरीका और एनकाउंटर के वीडियो कई सवाल इस मामले में जोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान एनकाउंटर के ठीक बाद का है, तब तक ये वीडियो सामने नहीं आए थे। सवा 3 बजे घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की हमारी टीम सक्रिय हुई और प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जनता के सहयोग से, मैं जनता को भी हृदय से बधाई देना चाहूंगा कि लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई
और बाद में मुठभेड़ में भी मारे गए। आपको एक और जानकारी बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संतोष हेगड़े के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी मणिपुर में हुए एनकाउंटर से संबंधित, और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी गई थी कि सुरक्षा कर्मियों को एक विशिष्ट परिस्थिति में इन मामलों में सामना करना पड़ता है, तो इसलिए एनकाउंटर के पक्ष में ये दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया और संतोष हेगड़े की कमेटी ने भी पाया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 6 के 6 एनकाउंटर फेक थे, फर्जी थे। और एक चीज बात आपको, कई लोग सोचते हैं कि हम कह देते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, इसलिए भी है कि एक आरोपी को, न्याय की ये बुनियाद है कि एक आरोपी चाहे वो कितने भी गंभीर आरोप में पकड़ा गया है, आरोप साबित हो और उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया तय की गई है जो सभी प्रकार के पॉकेटमारी से लेकर आतंकवादी तक लागू होती है। एनकाउंटर फर्जी कहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी आतंकवादी को कथित रूप से उसे छूट दे रहे हैं या उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये नहीं, बल्कि आप ये बात कह रहे हैं कि क्या कानून की प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। हमारे साथ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि हर हाल में कानून की प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए। हमारे साथ गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं मध्य प्रदेश के, जिनके सुबह के एक बयान को लेकर काफी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाकू और थाली प्लेट्स के जरिए इन लोगों ने हमला किया और रमाशंकर यादव की हत्या की। पहला सवाल भूपेंद्र सिंह जी, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे कि ये एनकाउंटर के जो वीडियो हैं वो अलग अलग सवाल बता रहे हैं, अलग अलग सवाल इनसे खड़े होते हैं। देखिए रवि जी, ये जो 8 आतंकवादी है, ये 8 के 8 आतंकवादी में से 3 आतंकवादी ऐसे थे कि जो खंडवा जेल से पहले फरार हुए थे और वहां पर भी उस समय भी उन्होंने एक आरक्षक का मर्डर किया था, सीताराम यादव का, और उसके बाद फिर वो वहां से फरार होने के बाद उड़ीसा में उनको। सर, ये मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी है, बताया है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक दो बातें हैं कि एक जेल के 8 आतंकवादी आप कह रहे हैं, हाँ, अंडर ट्रायल आप नहीं कह रहे हैं, आप आतंकवादी कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं तो, लेकिन जेल के भीतर इन्हें जरूर एक अति विशिष्ट सेल में रखा गया होगा। अगर आपके लिहाज से आतंकवादी हैं तो जरूर ये विशेष प्रबंधन में रखे गए होंगे। क्या जहां पर ये रखे गए थे वहां से इनके लिए इतना आसान है कि एक सेल से दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाना, या कोई ये खुली जगह में विनोबा भावे के जेल सुधार कार्यक्रम के तहत रखे गए थे? जी, अब देखिए रमेश जी, जेल में इन्होंने पूरा प्लान करके, और ये प्लान कोई इनका एक दिन का प्लान नहीं था, ये लगभग 2-3 महीने से इनका प्लान होगा, और उस प्लान के अनुसार इन्होंने बैरेक्स के लॉक खोले, वहां पर जो ड्यूटी पर जो कांस्टेबल था उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद उसकी दीवार फांदी, और जो पहले से इन्होंने सीढ़ी बनाकर रखी हुई थी उस सीढ़ी के माध्यम से 30-40 फुट ऊंची दीवार को फिर उस सीढ़ी के माध्यम से निकलकर ये भागे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सीढ़ी। भूपेंद्र सिंह जी, देखिए यहीं पर एक कंफ्यूजन है। आईजी भोपाल ने कहा कि वो चादर बांध के पार कर गए हैं। हम अभी भी जानना चाहते हैं सर, आप कह रहे हैं कि सीढ़ी बनाकर रखी थी। जी स्पष्ट करूं, चादर जो बेडशीट थी, बेडशीट के लकड़ी में बांधकर और बेडशीट और लकड़ी की सीढ़ी उन्होंने बनाई, हाँ, और उस सीढ़ी पर से फिर वो उन्होंने दीवार को बेडशीट और लकड़ी की सीढ़ी बनाई। पर ये तो बाद की बात है सर, वो सेल से कैसे निकले? तो अलग अलग एक सेल में 3 लोग बचे। आईजी भोपाल ने कहा कि एक सेल में 3 लोग हैं, तो उसका दरवाजा होगा, तो वो दरवाजा क्या तोड़कर निकले ये लोग? हाँ, इन्होंने जो पहला सेल था, एक सेल में 3 लोग थे, हाँ, लाइन से सेल बने हुए हैं, हाँ, आतंकवादियों के सेल अलग से बने हुए हैं, हाँ, हाँ, और उसमें से पहले सेल में से जो इसमें मुख्य जो इनका सरगना था, जो खंडवा जेल में भी जिसने लीड किया था, हाँ, उसने सबसे पहले जब वो जो आरक्षक ड्यूटी पे था वो वहाँ चेक करने गया, तो उस पर इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर हमला किया, उसका गला काटा और गला काट के उसकी हत्या की, और उसके बाद फिर इन्होंने जो बाजू के 2 और लाकर थे जो जेल के थे,
उनको खोला, उनमें से इनको बाकी और लोगों को निकाला और फिर ये 8 लोग जो दीवार थी, पहली दीवार, उसको इन्होंने दीवार को फांद कर और फिर पीछे की दीवार पर पहुंचे और वहां से ये फिर जो इन्हें बेडशीट के माध्यम से और जो लकड़ी होती है उसको जोड़ के जो सीढ़ी बनाई थी, उससे फिर ये भागकर गृह मंत्री जी, एक सवाल इसमें आता है कि एक सेल से अगर वो दरवाजा कैसे तोड़ गए, क्या उन्होंने काटा, उनके पास क्या हथियार थे? नहीं, उन्होंने चाबियां जो ड्यूटी पे आरक्षक था जिसके पास चाबियां होती हैं, हाँ, उससे वो चाबियां उन्होंने निकाली और उसके बाद वो लाकर उन्होंने एक के बाद एक 2 लाकर खोले और कुछ लकड़ी के और कुछ जो स्टील के उनको चम्मच वगैरह होते हैं उसकी भी उन्होंने चाबियां बनाई हुई थी और उससे उन्होंने ये चम्मच की चाबियां बना ली थी। सर, आप एक आतंकवादी को किसी सेल में रखते हैं, उस सेल का ताला चम्मच की चाबी से खुल सकता है? जी हाँ, उन्होंने चाबी जो आरक्षक था उसके पास जो चाबियां थी वो निकाली और उसके अलावा कुछ उन्होंने लकड़ी से भी बनाई हुई थी जी, कुछ उन्होंने चम्मच से भी बनाई हुई थी, जो भी हथियार थे उन्होंने लकड़ी की चाबी से। लकड़ी की चाबी, मैंने अब घटना के काफी देर हो चुके हैं गृह मंत्री जी, अगर आप सुबह बोल रहे होते तो ये बात सही भी लगती, लेकिन लकड़ी की चाबी से आतंक सेंट्रल जेल के सेल का ताला खुल सकता है? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ वहां पर जो सामान पड़ा हुआ मिला है उसमें लकड़ी की चाबियां भी है, जो गार्ड ड्यूटी पे था उसके जेब में जो चाबी थी वो निकाल के उन्होंने लाकर खोले हैं और ये कुल मिला के एक इनकी बहुत लंबे समय से प्लानिंग थी और सर, प्लानिंग भूपेंद्र सिंह जी, मैं तो घटना स्थल पर नहीं हूं और उम्मीद करता हूं कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आप जरूर गए होंगे क्योंकि आप एक तत्पर राजनेता हैं, पर फिर भी सर 2-3 बातें मुझे अभी भी एक तरह से पूछने का मन कर रहा है कि क्या आतंकवादियों के सेल में सिपाही जो वहां होता है वो जेब में चाबी लेकर चलता है कि एक लॉकर से तोड़ के निकला, फिर दूसरे के पास गया, उससे चाबी लिया, फिर खोल लिया, फिर तीसरे के पास गया, उससे चाबी लिया, खोल लिया? सर नहीं, ये जो ड्यूटी पे गार्ड रहते हैं ये नाइट में इनकी ड्यूटी चेंज होती है और ये जाके बंदियों को चेक करते हैं कि बंदी जो है वो बैरक के अंदर है कि नहीं है। हाँ। और वो जो बंदी रहते हैं जो चेक करते हैं तो उनके पास चाबियां रहती है उस बैरक की और वो जाके उसको चेक करते हैं कि ये बंदी पूरे वहां पर हैं कि नहीं है। और उसका मर्डर किया उन्होंने और मर्डर करके फिर उसके बाद वहां से 2 बैरक में से और बाकी लोगों को निकाला और निकाल के फिर ये भागे। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा कि मैं एक रिटायर्ड जेल अधिकारी से बात कर रहा था, सेंट्रल जेल में रह चुके हैं, उनका कहना है कि जब ड्यूटी चेंज होती है तो लकड़ी या किसी और अन्य चीजों से वो दरवाजों पे खड़खड़ाते हुए चलता है, मैंने खोल के चेक नहीं करता उसको देख के। तो खैर मैं नहीं जानता, आप अंदर हैं, पर एक और सवाल है कि इन घटनाओं का कोई जेल में सीसीटीवी होगा उस वक्त जिसमें एक जवान की हत्या की है इन लोगों ने, 8 लोगों ने, क्या उस वक्त जेल में इतने सुरक्षाकर्मी नहीं थे कि ये भागते रहे, हत्या भी की, कोई अलार्म सिस्टम नहीं बजा? सर नहीं, देखिए रवीश जी, जो आतंकवादियों का पूरा अलग सेल बना हुआ है उसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और वो सारा इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी में सारे और बाकी फैक्ट सामने आएंगे। उसमें जो कैमरे थे वो कैमरे काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे तो क्या घटना हुई है, ये पूरा इसकी इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट ने की है और वो पूरे फैक्ट सामने आएंगे। अभी तो जो शुरुआती जानकारी हम लोगों को मिली थी, शुरुआती जानकारी के आधार पर आपको ये सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ और ये इस तरह से गंभीर किस्म के अपराधी थे और ये नहीं, वो बिल्कुल इनका रिकॉर्ड देख रहा था उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि तभी अलग अलग राज्यों की जांच एजेंसियां इनका पीछा कर रही थी और मामले चल रहे थे। पर सर एक बार और मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट करें कि इससे पहले कि हम वीडियो के सवाल पर आए कि वाकई में लकड़ी और चम्मच से इन्होंने एक ऐसे सेल की चाबी बना दी जिसमें आतंकवादी रहते हैं? निश्चित रूप से चाबी बनाई कि नहीं बनाई ये एकदम हम लोग नहीं कह सकते हैं, पर जो गला जो रहता है उसका जो नहीं, अभी आप कह रहे थे कि लकड़ी की चाबी से वो खोल कर बाहर आ गए, चम्मच को चाबी बनाकर खोल कर बाहर आ गए। नहीं, चम्मच को बनाकर खोला कि वो जो कांस्टेबल था उसके माध्यम से खोला कि उसके पास जो चाबी थी उससे खोला, क्योंकि लॉक सब खुले हुए मिले हैं कि जेल का कोई व्यक्ति मिला हुआ था उसने खोला, ये तो जांच में सारा स्पष्ट होगा। और भी तो भाग सकते थे सर, अगर इतना आसान मौका था तो उस वक्त 8 लोग भाग रहे हैं जेल से,
भूपेंद्र सिंह जी, देखिए कंफ्यूजन ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपका लाभ उठाऊं। मैं फिर से मौका देना चाहता हूं, क्योंकि शुरू के हिस्से में आपने ये कहा था कि जो पहले लोग 3 भागते हैं एक सेल से, वो चम्मच और लकड़ी की चाबी से खोलकर निकलते हैं, बाद में सिपाहियों की जेब से चाबी छीन लेते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि चाबी थी या नहीं थी, कैसे भागे, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। तो एक ही जो जानकारी हम लोगों के पास है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहीं भी कोई हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जानकारी कहीं छुपाने का या कुछ वो कोई कारण नहीं है। जो घटनाक्रम हुआ है उसके और डिटेल फैक्ट्स हम लोगों के पास आएंगे। अभी तो हम लोगों की जो प्राथमिकता थी वो इनको अरेस्ट करना हम लोगों की प्राथमिकता थी, और सारा गवर्नमेंट का जो फोकस था वो हम लोग पूरा सुबह से इसी में लगे थे कि इनको कैसे हम लोग अरेस्ट कर पाए। भूपेंद्र सिंह जी, आपकी प्राथमिकता थी कि इनको किसी तरह से अरेस्ट किया जाए, पर जो वीडियो, हालांकि जो हिस्सा वीडियो का जो हिस्सा हम देख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इन्हें सरेंडर कराने की परिस्थिति आपके पास थी, और एक घायल अवस्था में था, उसे मतलब पकड़ के अस्पताल ले जाया जा सकता था, लेकिन बाद में पुलिसकर्मी उसे गोली मार देता है। वो मूर्छित अवस्था में गिरा हुआ है, लेकिन फिर उसको गोली मार देता है। आप तमाम अदालतों के फैसले को जानते हैं, जिसमें अदालत ने इस हद तक कहा है कि अपराधी के पास हथियार भी है, तब भी एनकाउंटर को आप जस्टिफाई इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों नहीं किया सर? देखिए रवि जी, इस बारे में हमारे जो आईजी पुलिस है उन्होंने प्रेस में सारा पूरा जो घटनाक्रम है, वो पूरा घटनाक्रम उन्होंने प्रेस में सारा ब्रीफ किया है। जो एनकाउंटर हुआ है और उसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स एनकाउंटर के बताए हुए। ठीक है। हम एक और बात जानना चाहते हैं कि जब ये 8 लोग भागते हैं, मतलब वो सेंट्रल जेल है, आतंक का आरोप है, सीरियसनेस तो है ही। अगर ये 8 लोग भागते हैं तो सब एक ही दिशा से भागते हैं या अलग अलग दिशाओं में भागते हैं? अगर 8 लोग गुच्छे में भागे समूह में, तो किसी की भी नजर पड़ सकती है सर। नहीं, देखिए उस आधार पे ही तो हम लोग टेस कर पाए। हम लोगों को ये सुबह जब 4:30 बजे सूचना मिली, ये भागे हैं रात में 12 से 3 के बीच में, और पुलिस को जो सूचना मिली है वो लगभग 4:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली है। और जैसे ही 4:30 बजे सूचना मिली तो हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजी सारे लोग जेल पहुंचे हैं, और फिर तत्काल सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, सारे एसपी को अलर्ट किया गया, सारी बॉर्डर सील की गई। और उसमें जब वो पुलिस ने सारी जानकारी जुटाई तो जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई, एक रास्ते में शॉपिंग मॉल है, उस मॉल का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने ये खबर दी कि यहाँ से उसने लोगों को भागते हुए देखा है। उस आधार पे उस तरफ और आगे बढ़े, तो फिर और आगे जाके बीच में गांव के एक व्यक्ति ने डायल 100 पर सूचना दी। ऐसे करके पुलिस ट्रेस करती गई। और चूंकि पर सर भूपेंद्र सिंह जी, 12 से 3 के बीच में ये भागते हैं, 4:30 बजे आपको राज्य पुलिस को सूचना होती है। मतलब अगर 3 बजे भी मान लिया जाए कि ये भाग जाते हैं फाइनली, तो 1.5 घंटा क्या जेल में उस वक्त कोई नहीं था जो देख सका हो, जो ये सूचित कर सके? 1.5 घंटे बाद आपको सूचना मिलती है कि ये लोग भाग गए? बिल्कुल निश्चित रूप से जेल तो हम लोग, इसीलिए जेल के सारे अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एडीजी जेल को हटाया है, डीआईजी जेल को सस्पेंड किया है, जेल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया है, जेल के 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। और ये निश्चित रूप से इसमें जेल के कुछ ना कुछ लोग पहले से इनके संपर्क में थे, ये सारा जांच में सामने आएगा। और ये लंबी प्लानिंग थी, कि एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। एक सवाल और पूछूंगा कि सर, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, जो चैनलों पर आए हैं, हमें मिले हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि 5 लोग हमसे बात करना चाहते हैं, 3 भागना चाहते हैं, लेकिन सब एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं? देखिए, ये तरह तरह की बातें रवि जी चल रही हैं, पर उस समय जो पुलिस ने जो सारी जानकारी दी है, और पुलिस ने प्रेस में भी सारी जानकारी दी है कि उस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है और पुलिस ने फायरिंग की है। वो पहाड़ी एरिया था, अलग अलग स्थानों से वहां पर उनकी तरफ से भी फायरिंग हुई है, और इसलिए पुलिस ने जब फायरिंग की है उसमें मारे गए। ठीक है। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं सर, कि क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जेल में उस वक्त पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये सारा जो गड़बड़ हुई है, ये जेल प्रबंधन के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है ना। और इनको जो जानकारी मिली है कि इनको काफी दिन से काफी सुविधाएं वहां पर जेल की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही थी, और इनका जो रहन सहन था और जो सुविधाएं वहां पर थी वो काफी उच्च स्तर की थी इनकी। और इसमें
जेल प्रशासन के जो लोग हैं, जेल प्रबंधन के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनका सहयोग कर रहे थे। वो सारा जांच में सामने आएगा। एक लास्ट सवाल सर कि इनके खिलाफ जो मामला चल रहा था वो किस चरण में है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं क्या? कहाँ चल रहा था? हाँ देखिए रवि जी, इनके ऊपर जो 8 आरोपी हैं, किसी के ऊपर 11 अपराध हैं, किसी के ऊपर 12 अपराध हैं, मर्डर के हैं, डकैती के हैं, लूट के हैं, अपराध हैं। क्या सभी पर आतंकवाद के आरोप हैं? क्या सभी 8 पर हैं? सभी पर 8 पर जो सिमी है, सिमी से इनके संपर्क के सभी पर आरोप हैं, और वो उसके लिए धाराएं सब पर लगी हुई है। सभी 8 पर लगी हुई है, पहले से लगी हुई है। और ये इसमें कुछ 1-2 गुजरात के हैं, 2 महाराष्ट्र के हैं, बाकी मध्य प्रदेश के हैं। इस तरह से इनका। क्या सर आपने रमाशंकर यादव के शोक संतप्त परिवारों को कोई सहयोग राशि देने का ऐलान किया है आप लोग? आपके कोई मंत्री बलिया जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने ऐलान किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे आर्मी में हैं, और इनका छोटा बेटा प्रभु है, उससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। बेटी की शादी में सरकार की, अभी 9 तारीख को उनकी बेटी की शादी थी, उसमें शादी में सरकार की तरफ से पैसा देने का अनाउंस किया है, और बेटी को अनुकंपा नियुक्ति सरकार ने निर्णय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी सवालों का आपने सामना किया, और बहुत सारे सवाल अभी जांच होने वाले हैं, बहुत जांच होगी तो उसको देखेंगे। ब्रेक के बाद हम अपने सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास से बात करेंगे भोपाल से। इस बीच रिहाई मंच ने प्रेस रिलीज जारी की है कि भोपाल के जो 8 कैदियों का एनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि उन्हें ठंडे दिमाग से सरकार ने हत्या करवाई। कोल्ड ब्लडेड मर्डर बीजेपी से रिजेक्ट करती है। बीजेपी का कहना है कि कुछ लोग आतंकवादियों का पक्ष ले रहे हैं, इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ रंजन दास हमारे साथ हैं। ओवैसी ने भी सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाया। सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता हूं, ये वीडियो किन किन तरह के, अगर आप बता सकने की स्थिति में हैं, तो किस तरह के सोर्स से आए हैं और कितनी प्रामाणिकता है? क्या और भी वीडियो आ रहे हैं? जी, ये 3 वीडियो जो आए हैं, इसमें जो कथित तौर पे जो हमें जानकारी मिल रही है, जो गांव वाले थे जो वहां आसपास थे, उनके द्वारा लिया गया है। हालांकि वीडियो की ऑथेंटिसिटी एनडीटीवी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता है, लेकिन जो हमारी टीम थी वहां पे, जो ज्योग्राफी था, जो लोग थे जो मारे गए सिमी के, वो सब काफी मिलता जुलता है। इन्फॉर्मेशन हमने भी बहुत गौर से सुना है भेजने से पहले, तो उसमें भी जो बातचीत हो रही है उसे काफी कुछ क्लियर है कि ये इसी बारे में हो रही है। और कथित तौर पे ये जो वीडियो है, ये गांव वालों ने ही शूट की है वहां पे, और उनको सोशल मीडिया पे यानी कि व्हाट्सएप पे उन्होंने वायरल किया है। रवि जी, इसमें 2-3 बातें मैं थोड़ा इंडिकेट करना चाहूंगा जिसपे अभी तक जवाब नहीं आए हैं राज्य सरकार के या होम मिनिस्ट्री के। एक तो ये लोग वहां से एस्केप करते हैं, इनके पास 7 कट्टे मिलते हैं, 1-2 नहीं 7 मिलते हैं, और इनका जो इनकाउंटर होता है वो जो जेल है वहां से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होता है। जेल के अंदर इनको कट्टा नहीं मिला, ना इन्होंने हथियार अंदर चुराए हैं। पुलिस ने नहीं तो ये बात कंफर्म की होती, लेकिन बाहर निकलते ही जाहिर तौर पे किसी ने हो सकता है इनकी मदद की हो, तभी इनको बंदूक मिले। और बंदूक मिलने के बाद इनको 10 किलोमीटर चलने का औचित्य क्या था वो समझ में नहीं आई। एक तरह की बात यह है, क्योंकि अगर उनको बंदूक बाहर से मिल सकती है तो वाहन क्यों नहीं, और अगर वाहन नहीं भी मिलती है तो वो किसी को भी गन पॉइंट पे लेके, वहां से वाहन लेके आसपास के जो जिले हैं वहां तक तो पहुंच ही सकते थे। महज 8-10 किलोमीटर दूर जो पहुंचे हैं, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि रवि जी, ये जो पूरा मोबाइल क्लिप की हम बात कर रहे हैं, बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी ने ली थी उसमें उठाया गया इस पूरे मामले को, और बार बार उन्होंने एक ही स्टैंडर्ड जवाब दिया, वो ये था कि इसकी जांच होगी, हम इसको देखेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिरे से नकारा नहीं कि ये फेक है, लेकिन साथ में कुछ इसको एक तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो ये सब बातें जरूर सवालिया निशान उठा रही हैं सारी चीजों में। और साथ ही में जो सुबह कॉन्ट्रडिक्शन आया था, होम मिनिस्टर कह रहे थे कि बंदूक नहीं था उनके पास, जो यूटेंसिल्स यानी कि थाली का जो चाकू उन्होंने बनाया था उसी से उन्होंने हमला किया था जो पुलिस वाले थे वहां पे। और जो पुलिस वालों को घटना जो स्पॉट पे एनकाउंटर हुआ वहां पे जो चोट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कह रहे हैं धारदार हथियार से पुलिस वालों को चोट लगा। तो अपनी बात खुद ही पुलिस नकार रही है। एक तरफ आईजी कहते हैं कि वहां पे क्रॉस फायरिंग हुई और पुलिस ने अपने बचाव में और इनको कंटेन करने के लिए वहां पे
बंदूकों का इस्तेमाल किया, गोलियां चलाई उन पे। वहीं दूसरी तरफ जो उनके खुद के लोग हैं जिनको इस इनकाउंटर में चोट लगी, वो महज कुछ स्क्रैचेस हैं, कुछ चोट है जो कि धारदार हथियार से है। तो दोनों बातें खुद में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मोटा मोटी उन्होंने पूरी बात की, लेकिन जो डिटेल्स है, स्पेसिफिक्स पे वो नहीं गए कि घटनाक्रम क्या था। उन्होंने होम मिनिस्टर को बोल दिया, होम मिनिस्टर से आपने बात किया, उन्होंने बोल दिया कि इस पूरे मामले में आईजी जवाब देंगे। लेकिन आईजी से जब पूछा जाता है कि जो मोबाइल क्लिप की बात हम कर रहे हैं उस पे आपकी क्या टिप्पणी है, तो कह रहे हैं हम बस सिर्फ जांच करेंगे, ये जांच का विषय है। सुबह तक ये पूरी बात मेंटेन थी कि 50-60 मीटर से गोलियां चली है। फुटेज में आप देख सकते हैं 2-4 फीट की दूरी से गोलियां चलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। और भी सवालों के जवाब इस मामले में आने अभी बाकी हैं। राजनीति कहती है कि सवाल ही मत पूछो, प्रशासनिक अधिकारी अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्रेक के बाद दिल्ली की हवा खराब है। दिल्ली में हवा की हालत ऐसी नहीं है कि इसमें हम सांस ले सकें। ऐसी भी बात नहीं है कि आज की रात पहली बार किसी ने हमें जगाकर ये बात बताई हो। सवाल यही है कि हमारे जानने से क्या हो जाता है। जैसे हम इसी साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जानते रहे कि दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। आधी अधूरी योजनाओं को आजमाते रहे, लेकिन सब कुछ उसी रफ्तार से चलता भी रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल, बल्कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली की हवा की खराबी का मसला उठ रहा है, मगर हो कुछ नहीं रहा। बस यही हुआ है कि हवा में PM 2.5 की सुरक्षित सीमा होती है 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। 2015 की दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक था। 2016 की दिवाली की रात PM 2.5 का स्तर सामान्य से 8 गुना ज्यादा हो गया। यानी पिछली दिवाली में हमारी हवा सामान्य से 6 गुना ज्यादा खराब थी। इस दिवाली की उपलब्धि है कि ये 14 गुना ज्यादा खराब हुई है। ये तब हुआ है जब हम इस धारणा को सही मानने लगे कि लोग पहले की तुलना में कम पटाखे छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो 2 दिवाली के बीच दिल्ली की हवा 8 गुना और अधिक कैसे खराब हो गई। यह सही नहीं है कि दिल्ली की हवा सिर्फ दिवाली की रात छोड़े गए पटाखों के कारण खराब होती है। पूरे साल अलग अलग कारणों से इसकी भयावहता के बारे में हम खबरों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिवाली की रात और अगली सुबह की हवा के खराब होने में पटाखों का बड़ा योगदान नहीं रहा होगा। दिवाली की रात और उसकी अगली सुबह दिल्ली में प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर को पार कर गया। दिल्ली में कई जगहों पर सोमवार सुबह धुंध यानी स्मॉग था, इतना कि 200 मीटर दूर से आप नहीं देख सकते थे। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के आसपास PM 2.5 का स्तर 999 पर पहुंचा। आनंद विहार के पास यह 702 रहा, जबकि पिछले साल आनंद विहार में PM 2.5 की मात्रा 428 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। अब आप खुद देख सकते हैं कि हवा किस कदर प्रदूषित होती जा रही है। इस साल आरके पुरम के पास 643 रहा। हम जिस PM 2.5 की बात कर रहे हैं उसका एक और खतरनाक दोस्त है PM 10। इसकी मात्रा अगर 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक ही सुरक्षित मानी जाती है। सामान्य शब्दों में इन्हें ऐसे समझिए कि एक धूल कण है जो आपकी सांसों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों को फाड़ कर रख देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। PM 10 की तुलना में PM 2.5 जरा ज्यादा बारीक माना जाता है। जनवरी में याद कीजिए जब दिल्ली में आसमान में धुंध को देखते हुए हवा में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि साफ दिल्ली को लेकर खूब बहस हुई। दुनिया भर में बहुत कुछ करने के वादे किए गए, मगर उनका नतीजा यह है कि दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं है। हमारे साथ N राजामणि साहब हैं। आप दिल्ली के नागरिक हैं, दिल्ली की सीमा कौसाम्बी के इलाके में रहते हैं। वहां के लोग जब तक पकड़ लेते हैं कि यहां काफी प्रदूषण की मात्रा है और हमारे संवाददाता सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं, इसके बाद भी वहां कोई सुधार नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं राजामणि साहब आपसे कि कई दर्शकों को यह लगता है कि ये सब आंकड़े हैं, हम पढ़ रहे हैं, इनका हमारे जीवन पे क्या असर है, हम तो अभी ठीक ठाक हैं। आप वैसे दर्शकों से आप बता दें, आपके पास 5 मिनट है। 5 साल पीछे लेना चाहता हूं। हाँ। जब दिसंबर महीने का था और पोल्यूशन का लेवल इतना हाई हो गया, कफिंग इतना आ गया और एंटीबायोटिक्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डोसेज बढ़ाया, फिर स्कैनिंग किया, एक्सरे लिया, रिजल्ट कुछ भी नहीं था, नेगेटिव रिजल्ट था जी। उसका बाद बोला इनहेलर ले लो, इनहेलर भी लिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमारा बेटी जो बॉम्बे में रहती है उन्होंने सुझाव दिया आप एक चेंज ऑफ प्लेस होगा तो शायद कुछ चेंज हो जाएगा। वहां भी लेकिन PM 2.5 400 से ज्यादा है, 480 अभी बताते हैं। वो रहती है कोलाबा में,
समुद्र के किनारे उधर ना, समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया के साइड, या उधर में हम जाके लगा है। 3 दिन में जो कफिंग था, सीवियर कफिंग था, ठीक हो गया। तो आप हर साल चले जाते हैं? पिछले 5 साल में हम इधर दिल्ली से चले जाते हैं, इधर रहते ही नहीं है। आपके अलावा और भी आसपास के और भी बहुत सारा है। आपको बताते हैं, प्रोफेसर धर्मा शर्मा है, लेडी है, वो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का संस्कृत प्रोफेसर था। ये विंटर टाइम में एम्स ने बोला घर से बाहर मत निकलो। एम्स ने बोला उनको कि आप घर से बाहर मत? ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन है। पिछले 2 साल वो केरला जा रही है, 3 साल। अच्छा, केरला हो रहा है कि खराब हवा के कारण आप पंछी दूसरी दिशाओं में उड़कर जा रहे हैं। सेम आपका है प्रोफेसर कॉल, जो वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, उन्होंने भी अभी विंटर का टाइम में कोई भी नहीं रहता। सीनियर सिटीजन में काफी आदमी चले जाते हैं। आपके जान पहचान में राजामणि साहब कई ऐसे लोग हैं आपके एज के, है ना? हमारा एज की बहुत सारा है। मेजॉरिटी जो अफोर्ड कर सकते हैं चले जाते हैं। और विंटर का बाद समर टाइम में ही आते हैं। 3 महीना हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, वर्क आउटपुट भी नील हो जाता है। ओवरऑल आपका इफेक्ट पड़ता ही है। और मेडिकल का खर्चा भी आपका ज्यादा, डॉक्टर भी कहते हैं कि ये हवा में जो प्रदूषण है उसी की वजह से, क्योंकि दमा या सांस की बीमारी तो अन्य कारणों से भी तो हो सकती है, वो आनुवांशिक जेनेटिक भी हो सकती है। जब इधर से आपने छोड़ के और जगह गया है, समुद्र के किनारे में गया है या नदी के किनारे में गया है, फ्रेश एयर लिया है, केरला गया है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो आप जिस कौशाम्बी आनंद विहार के बगल में रहते हैं, वहां कई लोग मिलते हैं आपके। जिन दोस्तों का आपने नाम लिया, क्या सब वहीं रहते हैं? उधर ही रहते हैं, उधर ही कौशाम्बी में रहते हैं। कौशाम्बी में। और विंटर में वो टाइम में इधर से चले जाते हैं। उधर से तो एक आदमी निकल के मुख्यमंत्री बन गया, और आप लोग? वो भी तो यही सफर करते हैं। हाँ, वो भी तो वही सफर करते हैं, बिल्कुल। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अभी भी 3 दिन हमने घर से बाहर नहीं निकला है। और रात को एयर प्यूरिफायर यूज करते हैं। उसका कितना खर्चा होगा सर? वो भी एक 10-15 हजार रुपए में आता होगा। 15,000 का है एयर प्यूरिफायर, PM2.5 फिल्टर करता है। लेकिन कितना इफेक्टिव है? अरे आदमी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा। एक आदमी वो अपना घर में 5 एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। 75,000 रुपए का। तो इसकी वजह से मैं आपके जवाब से ये पता चला, हम दर्शकों को बता दें कि हम ये सिर्फ जो ग्राफिक्स में देखते हैं अखबारों में कि PM2.5 इतना हो गया, तो आप देखें कि हमें पता भी नहीं है। जैसे हमें राजामणि साहब के बारे में नहीं पता था कि ये या इनके कई दोस्त दिल्ली से बाहर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं 3 महीने के लिए, और जो लोग घरों में रहते हैं वो 15-15 हजार रुपए का एयर प्यूरिफायर और कितना 75,000 रुपए का भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो कर रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है, जो वहीं आनंद विहार में सड़क के किनारे छोला कुलचा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसकी कितनी स्थिति खराब होती होगी। वैसे वो गरीब आदमी ट्विटर पर तो है नहीं, वरना वो तो ऐसा ट्रेंड कराता कि पसीना छूट जाता। किसान और गरीब आदमी का सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो ट्विटर पे नहीं है, वो ट्रेंड नहीं करा पा रहा, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि इस हवा की खराबी से क्या क्या असर हो रहा है। वैसे मैं भी स्वीकार करता हूं कि मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से इस प्रदूषित हवा के कारण गले में बहुत खराब, इसलिए हमने 2 तारीख को जा रहे हैं पुणे। आप फिर जा रहे हैं पुणे? फिर जा रहे हैं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। थैंक यू। दिवाली की रात जो प्रदूषण की मात्रा जो बढ़ी वो काफी भयानक स्तर पर चला गया था, और हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, जिसको हम सबसे खराब मानते हैं, जो सीवियर कैटेगरी है, प्रदूषण वहां तक पहुंच गया था। हर साल इस समस्या से जूझते हैं, लेकिन इसका कोई उपाय जो है न सरकार ढूंढती है न लोग ढूंढते हैं। हम एक पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन में हैं अभी। दिवाली का दिन होता है, आपने कल देखे होंगे आंकड़े 1600, जहां स्टैंडर्ड है 100-150, आपका 1600 तक पहुंच रहा है। ये तो एक रिकॉर्ड लेवल है, पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं प्रदूषण का। मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद देना चाहूंगा। लास्ट ईयर के मुकाबले में
बम पटाखे और आतिशबाजी थोड़ा कम रही है, उसके लिए तो थोड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। लॉ ही बनना चाहिए, ये तभी कुछ सुधार हो सकता है जब लॉ ही बन जाएगा कि क्रैकर्स ही नहीं एक तो मैन्युफैक्चर होने चाहिए, तो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे कोई लेगा नहीं और कोई फोड़ेगा नहीं। हम लोग जानते हैं कि पटाखे लगाने से प्रदूषण होता है, कूड़ा भी होता है, मगर एक सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसको हम लोग मनाते रहते हैं। पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या करें, त्योहार तो मनाना ही है, बस चाइना आइटम से दूर।